नमस्कार मित्रों, आज आपके बीच हम जिस मुद्दा पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक के विषय में बात करेंगे, उसका नाम होगा महाजनपद काल, यानी कि 16 महाजनपद के विषय में हम आज आपके बीच बात करेंगे। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि विष्णु पुराण में एक बड़ा अच्छा श्लोक मिलता है, उत्तरंग यद समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति है। यानी कि समुद्र के उत्तर और हिमालय प्रदेश, हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसे भारत कहते हैं, और इसका जो संतति है, इसके जो निवासी हैं, रहने वाले लोग हैं, उसे भारती के नाम से जानते हैं। मित्रों, विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में, प्राचीन संस्कृतियों में भारत का स्थान काफी महत्वपूर्ण है। सौभाग्य का विषय है, गौरव की बात है हम लोगों के लिए कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में, प्राचीनतम संस्कृतियों में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग उनके संतति हैं, संतान हैं। ये गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। आज जो हम चर्चा करेंगे वो 16 महाजनपद के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, और इसका जो समय होगा, जो इसका काल होगा, वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच, 6ठी शताब्दी बीसी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच का ये काल होगा। बड़ा महत्वपूर्ण यह काल भारत के संदर्भ में है, भारतीयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के अंत का काल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वैदिक काल का अंत हो गया, और वैदिक काल के उपरांत भारत में वैदिक संस्कृति के खिलाफ बड़े पैमाने पर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रणेता महात्मा बुद्ध और महावीर जैन बने, जिनके विषय में, जिनके जीवन के विषय में, जिनके दर्शन के विषय में हम विस्तार पूर्वक आपके बीच पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। किन परिस्थिति में महात्मा बुद्ध और महावीर जैन ने अपना उपदेश दिया, अपना दर्शन दिया, और किस प्रकार का परिवर्तन वो भारतीय समाज में लाया, इस संदर्भ में विस्तार से आपको हम बता चुके हैं। मित्रों, यही वो काल था कि भारत में बहुत तीव्र गति से आर्थिक प्रगति भी हो रही थी, और इन आर्थिक प्रगति में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाया वो लोहा की खोज, लोहा की खोज की बड़ी भूमिका रही। हम सभी जानते हैं कि लोहा की खोज, लोहा की जानकारी सबसे पहली बार लगभग 1000 ईसा पूर्व में गांधार के क्षेत्र में हुई। गांधार, और गांधार वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान में है। यदि आज के संदर्भ में, वर्तमान भारत के संदर्भ में हम बात करें तो लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में लोहा उपलब्ध होने लगते हैं, और उत्तर प्रदेश का जगह है अतिरंजी खेड़ा, और इसी अतिरंजी खेड़ा में सबसे पहले लोहा प्राप्त हुआ, लोहा उपलब्ध हुआ, और लोहा ने भारतीय समाज में एक क्रांति ला दिया, बड़ा परिवर्तन ला दिया, क्योंकि लोहा की सहायता से भूमि की
जुताई होने लगी, जंगलों की कटाई होने लगी, फसल चक्र तैयार होने लगे, तो हर क्षेत्रों में जीवन के हर तरफ लोहा ने एक व्यापक परिवर्तन ला दिया, एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। मित्रों, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक अच्छे समाज में अच्छी धार्मिक स्थिति होती है, आर्थिक विकास का दौर होता है और निश्चित तौर पर वो राजनीतिक सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाता है। और इसी संदर्भ में आज हम जो बात करेंगे वो महाजनपद के विषय में बात करेंगे। जहां तक सवाल उठता है महाजनपद के विषय में, तो सबसे पहली बार हमें बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में यह जानकारी मिलती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद था। परंतु इस महाजनपद के दौर, इसकी श्रृंखला कि अगर बीज हम खोजेंगे तो महाजनपद का बीज हमें पहली बार वैदिक काल के आरंभ से ही देखने को मिलता है। पहली बार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में कबीला की चर्चा मिलती है। कबीला, कबैली संस्कृति ऋग्वैदिक काल था। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 ईसा पूर्व के संदर्भ में। ऋग्वैदिक काल में कबीला के लिए आमतौर पर जन शब्द का प्रयोग किया जाता था, जन। और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आकर हम देखते हैं कि जन और जन के आपस में मिलने से जनपद का निर्माण होने लगा। जनपद का मतलब राज्य होता है। जन और जन का विलय 2 स्तर पर हुआ, 2 रूपों में हुआ। कुछ जन, कुछ कबीला आपस में मिल गए, मैत्री आधार पर, वैवाहिक संबंध के आधार पर, आपसी सहमति के आधार पर जब जन और जन मिले तो जनपद बना। और कुछ कबीला, मजबूत कबीला, दूसरे कबीला के ऊपर बलपूर्वक अधिकार कर लिया और इससे भी कबीला और कबीला, जन और जन के मिलने से जनपद बने, जनपद का निर्माण हुआ। बड़े पैमाने पर उत्तर वैदिक काल के आरंभ में हमें जनपद के संदर्भ में चर्चा मिलती है। और यदि हम बात करें उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते, तो ये जनपद और जनपद का भी आपस में विलय होने लगा, चाहे बलपूर्वक हो या मैत्री आधार पर हो या वैवाहिक संधि के आधार पर हो। और इस जन और जन के मिलने से जनपद, और जनपद और जनपद के मिलने से महाजनपद का, यानी कि बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें कुल मिलाकर के बौद्ध और जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद के संदर्भ में विस्तार से जानकारी मिलती है। यदि हम बात करें ये 16 महाजनपद कहाँ कहाँ थे, तो इन 16 महाजनपद के संदर्भ में विस्तार से जानकारी हासिल करने हेतु हमें भारत और पाकिस्तान आज के संदर्भ में जो मानचित्र है उस पर ध्यान ले जाना होगा। हम 16 महाजनपद के संदर्भ में क्रमशः उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका विवरण देंगे। हम भूगोल के सहायता से हम बताएंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर था और क्या किसकी विशेषताएं थी। तो 16 महाजनपद में
हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि दो महाजनपद यानी कि दो बड़े बड़े राज्य आज के पाकिस्तान में थे, और आज के पाकिस्तान में जिन दो महाजनपद के संदर्भ में हम बात करेंगे तो इसमें एक महाजनपद था गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। मित्रों, यही वो गंधार था जहाँ की गांधारी थी, शकुनी यहीं के थे, जिनका विस्तार पूर्वक उल्लेख महाभारत में मिलता है। दूसरा महाजनपद अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो दूसरे महाजनपद के रूप में कंबोज की चर्चा मिलती है, जिसकी राजधानी हाटक थी। अब 14 महाजनपद के विषय में जो हम बात करेंगे उसका संबंध वर्तमान भारत के साथ होगा। भारत के संदर्भ में एक महाजनपद आज के हरियाणा में था, जिसे कुरु के नाम से जानते हैं, कुरु। और कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। मित्रों, कुरु कोई अज्ञात जगह नहीं है, हम सभी अवगत हैं, क्योंकि पूरे महाभारत के युद्ध का जो सेंटर रहा, केंद्र बिंदु रहा, वो यही कुरुक्षेत्र रहा। कुरुक्षेत्र कहते हैं, धर्म क्षेत्र कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ, एक महाजनपद आज के राजस्थान में था, जिसका नाम था मुख्य रूप से ये जयपुर के निकट था, मत्स्य महाजनपद के नाम से इसे जानते हैं। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर का भी महाभारत में खास उल्लेख है, क्योंकि कहते हैं कि पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी विराटनगर में बिताया था। मित्रों, 2 महाजनपद आज के मध्य प्रदेश में था, एमपी में, और इसमें एक महाजनपद जिसे अवंती कहते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैनी है, उज्जैन, जहां महाकाल मंदिर भी है उज्जैन में। और दूसरा जो महाजनपद था मध्य प्रदेश में, उसे चेदी कहते हैं। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, सुक्तिमती। तो कुल मिलाकर अब तक हम 6 महाजनपदों के संदर्भ में बात की है। 6 महाजनपद। अब जिन 6 महाजनपद की हम बात करेंगे, वो 6 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में था, यूपी में। कुल 6 महाजनपद थे, और इन 6 महाजनपद में एक महाजनपद वत्स था। वत्स वर्तमान संदर्भ में इसे इलाहाबाद के हैं या प्रयागराज के हैं। तो वत्स महाजनपद, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, कौशाम्बी। दूसरा था काशी महाजनपद, और काशी की राजधानी वाराणसी थी। तीसरा महाजनपद सुरसेन था, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। चौथा महाजनपद था कोसल, और कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, श्रावस्ती। पांचवा महाजनपद था मल्ल, और मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर कहते हैं, जहां महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, निधन हुआ। और छठा महाजनपद था पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। तो इस प्रकार 6 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश में, यानी कुल मिलाकर के अब तक हम 12 महाजनपद के संदर्भ में बात की। 3 महाजनपद आज के
बिहार में था। और बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बिहार में एक महाजनपद था अंग। अंग की पहचान आज के भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र से की जा सकती है। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा, अंगराज कर्ण एक प्रसिद्ध चेहरा है महाभारत के। दूसरा महाजनपद था बज्जी। बज्जी वैशाली, उसकी राजधानी थी, विदेह भी कहते थे इसे। और तीसरा जो महाजनपद था बिहार का, उसे मगध कहते हैं, मगध। और मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, मगध की राजधानी थी। तो इस प्रकार कुल मिला के 15 महाजनपद हुए। और 16वां जो महाजनपद था वो था आज के महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नाम था उसका अस्मक, और राजधानी उसकी थी पोतना या पोटली। तो इस प्रकार हम लोग वर्तमान पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम में और दक्षिण में महाराष्ट्र तक हम लोग कुल मिलाकर के 16 महाजनपद के संदर्भ में चर्चा की। मित्रों, यह जो 16 महाजनपद है, इस 16 महाजनपद में 2 प्रकार के शासन व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी मिलती है। 2 प्रकार का शासन व्यवस्था। 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन था, मोनार्की, राजतंत्र था 14 महाजनपद में। और 2 महाजनपद में गणतांत्रिक शासन प्रणाली का प्रचलन था, गणतंत्र, डेमोक्रेसी। और ये 2 महाजनपद जहां डेमोक्रेसी था, गणतंत्र जहां था, एक था मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा, और दूसरा बज्जी या वैशाली। वैशाली, और वैशाली के संदर्भ में कहते हैं कि वैशाली या बज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। और इन 8 गणराज्यों में सबसे प्रमुख था लिच्छवी। लिच्छवी महावीर जैन की माता लिच्छवी से संबंधित थी। पूरे संसार में, पूरे विश्व में गणतांत्रिक शासन प्रणाली का पहला प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण हमें बज्जी से, वैशाली से मिलता है। यानी भारत का राज्य बिहार पूरे संसार में गणतंत्र का मार्ग दिखाने वाला है। महात्मा बुद्ध भी गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन आने वाले समय में गणतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी हो गया। राजतंत्र मजबूत हुए, वो समय की मांग थी, परिस्थितियां थी। तो इस प्रकार मित्रों, हम 16 महाजनपद के संदर्भ में बात किए आपसे। आप अगले वीडियो में देखेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के विषय में। नमस्कार।